Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation part of the chapter number one, the India in the 18th century. This is me, presented by Zahir sir over here from EduCraft Academy. Okay, chaliye. In the last class, I gave you some overview, or we can say the introduction part of this chapter. Right, we studied about the later Mughals, right, and the causes of the decline of the Mughal Empire. We studied about the wrong policies of Aurangzeb here, right? And after that, about the nobility, the nobles किस तरीके से divided थे and how they wanted to control the emperor, or we can say they wanted to make the emperor as a puppet, right? And they wanted to prove their supremacy over the other nobles, okay? And the failure of the Mansabdari system, yes, right? War of succession, okay? Aurangzeb, I gave you example of Aurangzeb and I told you to find out the other brothers, that is Dara, Shuja and Aurangzeb, right? Okay? And one more, okay? And after that, inefficient and pleasure seeking successors. Right. Now we'll continue from this topic here. That is the invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. Okay. बहुत ही बुरा होता है जब यहाँ पर नादिर शाह आता है. अब नादिर शाह कौन था, पहले तो वो देखते हैं. क्या लिखा है? द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह एंड द रूलर ऑफ अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली हैस्टेंड का मतलब यहाँ पर होता है फास्ट. ठीक है, राइट. मतलब इट एक्टेड लाइक अ कैटलिस्ट, लेकिन फास्ट कर दिया. किसका क्या फास्ट कर दिया? तो यहां पर कहेंगे द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द इन्वेजन्स. नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739 ड्यूरिंग. ठीक है, अब देखिए 1739 में यहां पर, राइट, अगर यहां पर देखिए, सो हु वाज द मुगल रूलर? मोहम्मद शाह, राइट, है ना, अराउंड 1739. ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला वाज हियर रूलर, राइट. ठीक है, देखते हैं ड्यूरिंग रूल ऑफ मोहम्मद शाह. ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन आता है 1739 में? कहेंगे नादिर शाह. ओके, नादिर शाह केम टू इंडिया, और ये कौन है? सो ही इज द रूलर ऑफ ईरान. ओके, ठीक है, ईरान से ये भाई साहब जब आते हैं यहां पर और क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं. ठीक है, यहां पर अटैक करते हैं, कॉन्क्वर करते हैं, लेकिन ही डिडंट हैव एनी इंटेंशन कि यहां पर मैं तख्ता पलट कर दूं या मुगल्स को डिथ्रोन करके मैं अपनी जो डायनेस्टी है या अपना जो रूल है यहाँ पे स्थापित करूं. ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखता है. लिखा है ही डिफीटेड द मुगल आर्मी, inflicted a blow to the power and the prestige of Mughals. Yes, because औरंगजेब के बाद ये पहली बार ऐसा बड़ा सा एक अटैक होता है जिसमें मुगल्स वो failed to defend. ठीक है, अब यहाँ पे नादिर शाह क्या करता है? नादिर शाह जो है, ठीक है, तकरीबन एक हफ्ता या 15 दिन यहाँ पर रहता है. यहाँ पे जो दिल्ली में उस समय पे जो लोग रहते थे वहां पर लूटपाट करता है, सब कुछ करता है. एंड मोहम्मद शाह रंगीला इतना बेबस हो जाता है कि वो नादिर शाह को, ठीक है, रिटर्न में जब वो जाता है वहां पर, तो शाहजहां का जो तख्ते तौस है, ठीक है, दैट इज द पीकॉक थ्रोन, और उस पे लगा हुआ जो कोहिनूर है, ठीक है, जो आज महारानी के कहेंगे मुकुट पे है, राइट, तो कोहिनूर डायमंड साथ में दे दिया जाता है. लेकिन कहा जाता है कि इसी को देखकर, मुगल्स की नाकामयाबी को देखकर, और वी कैन से मुगल्स के बारे में जो उनके जो वीक पॉइंट्स है उसको देखकर अहमद शाह अब्दाली जो है, ठीक है, वो भी आता है. ठीक है, राइट, एंड रेडेड इंडिया मेनी टाइम्स. कितने समय पे वो देखेंगे बाद में, बिटवीन 1757 टू 1761. राइट, अब देखिए यहाँ पर कितने कमजोर हो चुके हैं मुगल्स. औरंगजेब के बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग राजा या मुगल राजा नहीं बचा है. ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है. द मुगल आर्मी वीकेंड बाय द मनसबदारी क्राइसिस could not do much to check Abdali's army, thus further diminishing the emperor's power. Okay, चलिए नेक्स्ट, दिस इज द नो दिस. ओके, एंड मैं यहाँ पर आपके बुक के अलावा और एक बुक है मेरे पास, वहां का मैं एग्जाम्पल लाया हूँ. ठीक है, आई हैव मेड सम स्लाइड्स रिगार्डिंग दैट, और उसी में से ही ज्यादातर पढ़ाऊंगा बिकॉज वहां पर ज्यादा डेप्थ में बताया गया है. ठीक है, किस बारे में, किस तरीके से
जो मुगल्स है, ठीक है, या फिर कहेंगे जो डिफरेंट स्टेट्स थे अंडर द मुगल्स, राइट, जो उनके गवर्नर्स, जो उनके सूबेदार थे, वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से मुगल एम्पायर का पूरा के पूरा डिसइंटीग्रेशन होता है। भाई सब, जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होगा तभी तो राइज ऑफ दी लोकल स्टेट्स, राइट, या फिर कहेंगे लोकल पावर्स होगा, राइट, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, और देखिए इट टुक अराउंड अबाउट 100 years, 1757 और 1761, उसके बाद क्या होता है तो कहेंगे यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ कहेंगे प्लासी होता है, वो भी बताऊंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके, अब देखिए लास्ट मुगल एम्परर के बारे में आपके बुक से कुछ दिया गया है, लिखा है द मुगल एम्पायर व्हिच वंस कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट barely extended beyond दिल्लीज रेड फोर्ट। सोचिए कि मतलब जो पूरे भारत में था, ठीक है, जिसका राज्य, अब वो सिर्फ दिल्ली और उसके कुछ किलोमीटर के आसपास ही, रेड फोर्ट के, लाल किला के आसपास ही रह जाता है। कब? ड्यूरिंग द reign of या during the rule of the last Mughal emperor, that is बहादुर शाह जफर। ये भाई साहब जो आप देखते हैं बाजू में, ठीक है, इनका जो फोटो है वहां पर, he posed no threat to any power in India because बेचारा बूढ़ा हो चुका था, कोई क्षमता नहीं रही थी, इसलिए he was no threat. The emperor was given a pension by the British, yes, कहा जाता है सालाना 1 to 2 crore rupees इनको पेंशन दिया जाता था। He was also authorized to collect some taxes and maintain a small military force in Delhi, ठीक है। बहादुर शाह जफर was a noted Urdu poet, यहाँ पे उर्दू पोएट्री के लिए बात की गई है, इनके कैरेक्टर की बात की गई है। He wrote many Urdu ghazals. A collection of his works was compiled into the book कुलियत ए जफर, ठीक है, यहाँ पर इनके बुक का नाम दिया है कुलियत ए जफर। Several Urdu writers were members of his court. Notable among them were गालिब, देखिए मिर्जा गालिब, दाग, मुमीन एंड ज़ौक, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी दी गई है। बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, राइट। अब आते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब देखिए यहाँ से टू सेंस में हमारा चैप्टर शुरू होता है। I think this is the third lecture. पहला lecture मैंने live लिया था, second lecture I have uploaded on the YouTube. This is the third lecture. Okay, and still we have just finished the introductory part of this chapter. Okay, right. अब देखते हैं, उसके बाद में हम देखें एक मेजर टॉपिक भी देख लिया है हमने, that is the causes of the decline of the Mughal Empire. अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। In the 18th century, the declining Mughal Empire created a political vacuum. ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई strong शक्ति नहीं था, ठीक है, जो इंडिया को डिफेंड कर पाए, या फिर कोई ऐसा बड़ा राजा, महाराज अधिराज या कोई और नहीं था। This vacuum was filled by either of the governors of the Mughal provinces. Yes, क्योंकि जो मुगल्स के अंदर, ठीक है, जो मनसबदार, जो गवर्नर्स या कहेंगे जो सूबेदार, राइट, they used to work. Okay, so this governors, this subedars, now they started acting as an independent governors and independent subedars. Okay, and some of them they openly challenged the Mughal empire. सोचिए, ठीक है, एक समय पे जो मुगल्स के अंडर रूल करते थे, गवर्नर्स हुआ करते थे मुगल प्रोविंसेस का, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, ओपनली चैलेंज कर रहे हैं टू द अथॉरिटी ऑफ मुगल्स, राइट, ठीक है। और वी कैन से कुछ लोग इंडिपेंडेंटली अपने काम कर रहे हैं, मुगल जो राजा था उसका कुछ माना ही नहीं जाता एक तरीके से, ठीक है। सो दिस पॉलिटिकल वैक्यूम वाज फिल्ड बाय आइदर ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द मुगल प्रोविंसेस और द रीजनल किंगडम्स व्हिच हैड अर्लियर फॉट विद द मुगल्स। ओके, ठीक है। अब फॉर द सुप्रीमेसी, द पीरियड सॉ द एक्सपेंशन ऑफ द मराठा किंगडम। यस, और इसी के साथ यहां पर देखिए 1764, ठीक है, सॉरी 1756, 1756 टू 1761 अहमद शाह अब्दाली आए, ठीक है, राइट। अब क्या होगा आपको सबको पता है, आपने सबने वो मूवी देखा है ना, पानीपत, राइट, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, देखा है या नहीं? द थर्ड बैटल ऑफ पानी, अर्जुन कपूर वाला पिक्चर है ना, वही, बस उसी तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, दिस पीरियड saw an expansion of the Maratha kingdom and the rise of the Sikh, the Jats and the Rohillas. देखिए अब क्या हो रहा है, जब मुगल एम्पायर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, तो धीरे धीरे जो लोकल पावर्स है
राइट, या जो रीजनल किंगडम्स है, जैसे रीजनल किंगडम्स का मतलब यहाँ पर भारत में सपोज सेंटर में मुगल्स थे, तो यहाँ पर राजपूत थे, यहाँ मराठास थे, यहाँ थोड़ा ऊपर सिख थे, ठीक है। तो पहले औरंगजेब अकबर के समय पे सबसे कंट्रोल था, ठीक है। लेकिन लेकिन अब जैसे ही सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब द लेटर मुगल्स आए, और दे वर वीक, राइट। जब वीक थे तो क्या होता है, तो राइज ऑफ द रीजनल पावर्स यहाँ पर डेवलप होना शुरू होता है, और उनके नाम दिए गए आपकी बुक में। नाम क्या है, द मराठा किंगडम, द राइज ऑफ द सिख, द जाट्स, द रोहिलास, ठीक है। जो रोहिलखंड एंड बुंदेलखंड है, बुंदेलास एंड रोहिलास, वहां पर द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, इवन की द मुस्लिम governors also, they also revolted and they also acted independently and they also challenged the Mughal empire, okay, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अवध या औध, ठीक है, दोनों एक ही है। हैदराबाद एंड मैसूर ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट, और हम इन सभी चीजों को यहाँ पर डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके बुक में थोड़ा सा डेप्थ दिया है, मैं जहां से लाया हूं वहां पर बहुत सारा डेप्थ है, ओके, ठीक है। तो डेप्थ वहां पर ज्यादा है, तो मैं आई वुड प्रेफर कि मैं अपनी बुक से सिखाऊं आपको, लेकिन आपकी बुक का भी हम पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअली we are going to study about each kingdom, ठीक है, each regional powers, each how they rise and all, ठीक है। सो मराठा किंगडम, यहाँ पर सिख, जाट, जट्स का नहीं पता मुझे, लेकिन रोहिलास बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से ही जब 1764 आता है, जब बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में होता है, तब हम देखेंगे क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, राइट। आफ्टर दैट औध, हैदराबाद एंड मैसूर। मैसूर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इन शॉर्ट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस एंड इंडियन हिस्ट्री, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट यहाँ पर से मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर, ओके। अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर्स एंड प्लीज read it thoroughly. You have to concentrate here कि सर तो रिपीट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर और कुछ हमें जानने मिलेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, ओके। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो वही है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। देखिए यहाँ पर पिछले लेक्चर्स में we studied about the causes, right, individual causes of the decline of Mughal empire, right, we have studied that। लेकिन यहाँ पर एक साथ हम पढ़ेंगे विदाउट पॉइंट वाइज, ओके। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, देख क्या लिखा है, द मुगल एम्पायर एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन द बुक ऑन द मिडिवल इंडिया had succeeded in uniting almost the entire country, yes, ठीक है। चाहे आप बाबर के बाद देख लीजिए, राणा सांगा के साथ जब फाइट होता है उसके बाद देख लीजिए, ठीक है। तो हुमायूं, राइट, उनका फाइट होता है किसके साथ आपको पता है, शेरशाह सूरी, ओके, ठीक है। आफ्टर दैट जब अकबर आते हैं, राइट राइट, तो वहां से जो यूनिफिकेशन शुरू होता है ऑफ द होल इंडिया, ठीक है, एंड इट एक्सटेंडेड अबाउट अप टिल साउथ। तो यहाँ पर वही लिखा है, क्या लिखा है, एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम had been developed during the Akbar's reign, which helped in maintaining the stability of the empire for the next 150 years. Yes, क्योंकि अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऑलमोस्ट 50-50 साल इनका एवरेज अगर देखा जाए, एवरेज नहीं कहूंगा, 30, 35, 40, 50 इयर्स के आसपास, और 150 साल ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, ठीक है। एंड इन एक्सपैंडिंग इट, यू हैव ऑल्सो रेड ऑफ द प्रोग्रेस, ये सब 7th स्टैंडर्ड की बात है। You have also read of the progress made in this period in the art, architecture and the music and the literature, okay, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है, during the reign of Aurangzeb, the last of the great Mughals, there were revolts against the empire, ठीक है। मतलब औरंगजेब के समय पे बिकॉज ऑफ इट्स प्रो इस्लामिक पॉलिसीज, यहाँ पर क्या होता है, उनके ही खिलाफ, उनके जो पूरा के पूरा मुगल डायनेस्टी है उनके खिलाफ, मुगल्स के खिलाफ छोटे मोटे रिवॉल्ट होते थे। और these were the revolts of the Marathas, the Sikh, the Jats and the many others। अभी हमने आगे देखा। After the death of the Aurangzeb, the Mughal Empire began to disintegrate fairly fast। यहाँ पर एक वर्ड नहीं था आगे, that was hastened, right, hasn't, the hastened, fast, ठीक है, disintegrate होना शुरू हो गया। And the country soon broke up into smaller territories, many of which became independent, मोर और लेस इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए, कुछ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गए, या कुछ अपनी मनमानी करना शुरू कर दिए।
अब आते हैं अबाउट दी लेटर मुगल्स। क्या लिखा है? The emperors who came to the throne after the death of the Aurangzeb are known as later Mughals. और later Mughals में कितने हैं? Around about 14 rulers we have. The real power under these rulers passed into the hands of the nobles. देखिए क्या लिखा है? nobles. कौन थे nobles? The Hindustanis, है ना? बता चुका हूँ, right? The Turanis, right? The Iranis and the Afghanis, right? ठीक है, so those were the nobles. और ये लोग क्या चाहते थे? They wanted to develop, to prove their supremacy over another one. एक के ऊपर एक हम supreme है इस तरीके से, and they wanted to control what? The we can say the Mughal Empire, yeah, the Mughal Emperor. Okay, they formed themselves into many factions, into groups, usually on the basis of their common origin. Or common origin क्या? यही Turani, Irani and Afghani, about their places. For example, the nobles who had come from the Transoxiana in the Central Asia, ठीक है, formed one group and were known as Turanis. Similarly, there were other groups of Irani, Afghanis and the Hindustani nobles. Each of the groups tried to establish its own supremacy and establish its own power in the Mughal Empire. Yes, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. अब next देखते हैं, what is the next thing? You have read before that the end of the Aurangzeb's reign, the number of Mansabdar. यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? Mansabdari crisis. आपको पता है, मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट, अबाउट द मनसबदार सिस्टम, है ना? 7th स्टैंडर्ड में हम मनसबदारी सिस्टम पढ़ते थे. तो यहाँ पर एक चीज और बोला गया है, मनसबदारी क्राइसिस. क्या? ईच मनसबदार वांटेड अ जागीर, और ये जागीर कैसी होती? जो ज्यादा रेवेन्यू दे, ठीक है, और इसके लिए भी क्या होता था? क्राइसिस होना लाजमी था. ओके, चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है. You have read that by the end of the Aurangzeb's reign, the empire had increased. ठीक है, एम्पायर तो इंक्रीज हो चुका था, right? Though the revenue had declined, and each mansabdar demanded bigger जागीर, है ना? जागीर ज्यादा चाहिए. क्यों? Because वहां से क्या आता? ज्यादा रेवेन्यू आता, which would yield him more revenue. The mansabdar resisted transfers. देखिए, अब यहाँ पर हर एक मनसबदार की एक जागीर होती. अब एक मनसबदार को दूसरे जागीर में जाना होता, ट्रांसफर करना होता, तो वो ना बोलता, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जागीर से मुझे पैसा मिलता है, इसकी जागीर से कम मिलता है. Why should I go there? Okay, the Mansabdars resisted transfers and tried to make their jagirs permanent and hereditary, and even hereditary. सोचिए, ठीक है, जो मनसबदार, जो औरंगजेब सॉरी जो अकबर लाया था मनसबदारी सिस्टम, अब वो यहाँ पर वहां पर क्राइसिस होता है. ठीक है, the distribution of jagirs was in the hand of the wazir. Now who is the wazir? वजीर कौन है? तो कहेंगे कमांडर इन चीफ, right? The groups of the nobles therefore fought one another to capture the office of the wazir, to promote the interest of their relatives and followers. यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया परिवारवाद, है ना? ठीक है, रिलेटिव्स, राइट? तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि nobles what they wanted the office of the वजीर. नाउ वजीर के हाथ में क्या होता? जागीर होती, और जागीर किसके हाथ में होती मनसबदार के हाथ में, राइट? Now this mansabdars, what they wanted to do, मतलब this nobles wanted to be वजीर, and वजीर क्या करता? अपने रिलेटिव्स को मनसबदार बनाता, और हर मनसबदार को अपनी मनचाही जागीर दी जाती. ठीक है, राइट? जो उनके यसमैन होंगे, यसमैन समझते हैं आप लोग, जो उनकी जी हुजूरी करते होंगे, these are known as यसमैन. ओके, तो यसमैन जो है उनका, वो बिठाया जाता वहां पर. अब देखिए क्या लिखा है. इन द वॉर ऑफ सक्सेशन दैट फॉलोड द डेथ ऑफ द औरंगजेब, बहादुर शाह वॉज विक्टोरियस. सोचिए, औरंगजेब भी लड़ा था, ठीक है, अपने भाइयों से, दारा सिको, शाह शुजा, राइट, एंड औरंगजेब, एंड वन मोर वाज देयर, I cannot recall his name. लेकिन क्या है यहाँ पर? औरंगजेब वॉज विक्टोरियस, सो ही was the next मुगल एम्परर. तो यहाँ पर भी क्या है कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह was the victorious, ठीक है, लेकिन उनका जो रेन था वो कैसा था? उनका जो राज्य था या रूल था वो बहुत ही शॉर्ट था, 1707 to 1712. बहादुर शाह tried to restore the goodwill of the Mughal Empire by conciliating the Marathas and the Rajputs. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो औरंगजेब ने जो पॉलिसी बिगाड़ दी थी विद दी मराठास, है ना? आपको पता है औरंगजेब
का फाइट होता था, किसके साथ होता था? तो कहेंगे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी के साथ, और शिवाजी के बाद उनके लीनिएज के साथ। और औरंगजेब ने क्या किया था, आपको याद है ना? शाहू को कैप्चर कर लिया था, याद है आपको? राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना? और शाहू जब वापस जाते हैं तो सातारा में उनकी आंट थी, है ना, ताराबाई, राइट। ओके, तो उनके साथ भी उनका कुछ मतभेद होता है राज्य को लेकर, राइट। तो यहाँ पर बहादुर शाह जो है, ठीक है, बहादुर शाह जो है वो जब जीत जाते हैं तो वो मराठा से, राजपूत से एक फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेकिन किस ये सब रिलेशंस किसने बिगाड़े थे? औरंगजेब ने बिगाड़े थे। तो बहादुर शाह इस चीज को बखूबी समझता था कि अगर मुझे रूल करना है तो मुझे इनके साथ वापस से फ्रेंडली रिलेशंस, इनके मैत्री संबंध बनाने पड़ेंगे, राइट। एंड दैट इज व्हाई सी व्हाट ही डिड इन 1707 and 1712, Bahadur Shah tried to restore the goodwill of the Mughal Empire by conciliating the Marathas and the Rajputs. He even released Shahu, the grandson of Shivaji, who had been imprisoned by Aurangzeb. आप सभी को पता है ये चीज, राइट? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जहादार शाह। अब यहां से कहेंगे बहुत ही बुरा वक्त शुरू होता है। ओके, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्या होता है। जहादार शाह came to the throne in 1712 with the help of जुल्फिकार खान। अब सोचिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब जो राजा बनना है आपको, तो आपको हेल्प किसकी लेनी है? आपको हेल्प लेनी है उन वजीर्स की, या फिर कहेंगे कि उन नोबल्स की, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जहादार शाह जो है, ठीक है, जहादार शाह, he became the next Mughal emperor with help of whom? With help of जुल्फिकार खान। ठीक है ना, हु वाज जुल्फिकार खान? सो ही वाज अ एबल, कहेंगे कि सोल्जर, या फिर वी कैन से जनरल ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ औरंगजेब। ठीक है, राइट। तो ये रहा, क्या लिखा है, जुल्फिकार खान हु वाज औरंगजेब्स सीनियर मोस्ट जनरल, द जिजिया, ठीक है, द जिजिया वाज एबॉलिश्ड ड्यूरिंग हिज रेन। अब सोचिए औरंगजेब के बाद, औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था, राइट, we can say a a tax which was collected by the Mughals on the non-Muslims or non-Islamic groups, right, it was known as jizya, right। तो देखिए अकबर ने इसको abolish किया, right, अकबर के बाद औरंगजेब ने इसको फिर से इम्पोज किया, एंड आफ्टर औरंगजेब के बाद कौन आया? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने इसको इम्पोज नहीं, इसको हटाया नहीं। जहादार शाह, ठीक है, जहादार शाह ही अगेन एबॉलिश्ड द जजिया। ओके, जहादार शाह वाज ओवरथ्रोन विद इन अ लिटिल ओवर अ ईयर। सोचिए, ठीक है, मतलब एक ही साल में इतने कमजोर हो गए मुगल राजा कि पहला जो बहादुर शाह था, ठीक है, he ruled for 5 years 1707 to 1712। after that जहादार शाह came, he ruled for 1 year। जहां इनके जो फोर फादर्स है वो हाफ सेंचुरी मारते थे तकरीबन, ठीक है, और नॉट आउट रहते थे, और यहाँ पर क्या है, ये लोग आउट हो जाते हैं 1 1 and 2 2 years में, ठीक है। तो इसी लिखा है, यहाँ पर लिखा है लिटिल ओवर अ ईयर आफ्टर कमिंग टू द थ्रोन फारूक सियार became the emperor in 1713। और ये फारूक सियार को आपको याद रखना है, ठीक है, राइट। प्लीज इनको याद रखिएगा, फारूक सियार को। ओके, क्योंकि यहीं से हम कंट्रोल करेंगे बंगाल। किसको कंट्रोल करेंगे? बंगाल को। ये भाई साहब जो है, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स को देते हैं एक राइट देते हैं, ठीक है, एक फरमान देते हैं, वो हम देखेंगे। ओके, ये आई थिंक दिस इज इन योर सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर व्हेन वी विल स्टडी द बंगाल इन डेप्थ, राइट। तो फरमान देते हैं, फरमान ऑफ व्हाट? फरमान क्या होता था? फरमान उस समय पे कहेंगे एक ऑफिशियल लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता था, है ना, राइट। जो मुगल्स क्या कहते हैं, मुगल्स जो है अनाउंस करते थे, किसी को देते थे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती थी फारूक सियार की। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो फारूक सियार became the emperor in 1713। the most powerful nobles in this period were अब्दुल्ला खान and हुसैन अली खान। मेक दिस, इसको स्टार मार्क कर लीजिए और इसको कहीं पर लिख लीजिए। आई एडवाइज यू, ठीक है,
पॉज कीजिए वीडियो को. अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, they were known as, popularly known as the Sayyid brothers, and this Sayyid brothers in history are known as the kingmakers. क्या बोलते हैं इसको बेटा? They are known as the kingmakers. सोचिए, kingmakers, they are nobles, and now historians इनको कहते हैं किंग मेकर्स. क्यों? बिकॉज दे वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नोबल्स. ठीक है, दे वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नोबल्स ड्यूरिंग देयर पीरियड, राइट. एंड ये जिसको चाहते वही मुगल की गद्दी में बैठता. मतलब क्या है कि मुगल के बादशाह से ज्यादा तो इनके इनके राज है. ठीक है, इनके पावर्स है. इवन द एम्परर ट्राइड टू सप्रेस देयर पावर. ठीक है, देखिए अब क्या लिखा है, व्हेन द एम्परर, राइट, जब एम्परर इनके पावर्स को कंट्रोल करना चाहता, सप्रेस करना चाहता, उसका कत्ल कर दिया जाता. सोचिए, तो कोई एम्परर कभी भी इनके सामने आंख उठाने की जरूरत नहीं करता. ओके, इतना खराब वक्त आ चुका था मुगल्स का, आप सोच सकते हैं. और यहाँ पर उनके ही लोग, अगर हम देखा जाए तो ये नोबल्स कौन थे? दे वर मुस्लिम्स. हु वर द मुगल्स? दे वर आल्सो मुस्लिम्स. तो उनके ही लोग, ठीक है, आखिरकार किसी की हेल्प से, मैं बताऊंगा आगे, राजपूत की हेल्प से द सैयद ब्रदर्स वर डिफीटेड, और वी कैन से दे वर किल्ड. ओके, चलिए आगे देखते हैं. उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है. When the emperor tried to suppress their power, he was put to death. ठीक है, in 1719. देखिए क्या लिखा है यहाँ पर 1719 में द सैयद्स. ओके, देखिए अगर यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझना है अगर, तो आपके बुक में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. ठीक है, where is it? क्या लिखा है 1719. अब देखिए दिस पीरियड, फर्रुखसियार है ना, डाइड. ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्लान किया कि मैं सैयद ब्रदर्स के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, तो उनको मार दिया गया. अब देखिए एक ही साल में क्या है, रफीउद दरजात, रफीउद दौलत, निकुसियार, मोहम्मद इब्राहिम, इतने सारे. तो यहाँ पर सैयद ब्रदर्स का इन्फ्लुएंस था. ओके, Hussain Ali and Abdullah. Okay, right. After see 1719 to 1748 कौन आया? मोहम्मद शाह. ठीक है, जब सैयद ब्रदर्स का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया तो मोहम्मद शाह एक लंबे समय के लिए रूल करता है, ऑलमोस्ट कहेंगे 28 ईयर्स, है ना. इतने सालों के बाद कोई स्ट्रॉन्ग राजा आता है. लेकिन यहाँ पर अगेन डिक्लाइन क्यों होता है? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा प्लेजर सीकिंग था. क्या था? प्लेजर सीकिंग. ठीक है, नशेड़ी था. कहा जाता है ये जब भी दरबार में आता, ठीक है, he could not put his steps in a right place. मतलब वो ना होता है ना, हम ड्रंक हो जाते हैं एंड हम नशा करते हैं, तो हम गुजराती में बोलते हैं ना, वो लथड़ी खाता है. तो इस तरीके से ये कोर्ट में आता था, दरबार, मुगल दरबार में आता था. क्या होता था? डिसरिस्पेक्ट ऑफ द मुगल कोर्ट. इतना ये मोहम्मद शाह जो है इतना सारा नशा करता. इसके बाद भी, इसके पहले भी करते थे नशा. ठीक है, औरंगजेब नहीं करता, उसके अलावा सब कोई करते थे नशे, बाबर, हुमायूं, एवरीवन, लेकिन इतना नहीं. ठीक है, और यहाँ तो कहा जाता है कि ही वाज नो शबाब एंड शराब एंड ऑल दैट. ठीक है, राइट. चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद कमिंग बैक टू टॉपिक. ओके, nobles. Okay, here. No, not here. Where was I? Yeah. Okay. The Sayyids raised to the throne successively two cousins of Farrukhsiyar and then another cousin, Muhammad Shah Rangila, who became the emperor in 1720. However, soon after that, Sayyid brothers were overthrown by a group of nobles led by Chin Kilch Khan, who had been famous general of Aurangzeb. ठीक है, यहाँ पे राजपूत नहीं, औरंगजेब के जो नोबल थे, या फिर कहेंगे जो कहेंगे नाम था जिनका, चिन खिल्च खान, उन्होंने सैयद ब्रदर्स को हटा दिया. ओके, ठीक है, दे वर ओवरथ्रो. ओके, आगे देखते हैं. मोहम्मद शाह reigned for 29 years till 1748. However, the empire had already started breaking up. The conflicts among the different groups of nobles had weakened the authority of the central government. Yeah, मतलब नोबल्स ही आपस में लड़ रहे हैं,
disunity among the nobles. The real power was usurped या assert का मतलब निगल लेना. तो assert by the nobles who started setting up their own authority, although they continued to pay formal allegiance to the emperor. ठीक है, मतलब यहाँ पर नोबल्स जो थे वो अपनी मनमानी करते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बगावत कर ले. पैसा नहीं दे, रेवेन्यू ना दे, रेवेन्यू देते थे, सब कुछ होता था, मुगल्स को हमेशा ऊपर रखा जाता, लेकिन मनमर्जी तो अपनी ही चलाते. ओके राइट. दे टॉस्ड हिम लाइक अ शटलकॉक टू सूट देयर कन्वीनियंस. देखिए क्या लिखा है, दे टॉस्ड हिम, है ना, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुगल एम्परर को नचाते थे, लाइक अ शटलकॉक. Gradually, several provinces seceded. यहाँ पर seceded का मतलब होता है या तो मुगल, seceded का मतलब होता है निकल जाना, बाहर निकल जाना. ठीक है, तो जो मुगल एम्पायर था उसमें से कुछ तो बाहर निकल गए, या फिर they became semi independent kingdoms. और यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है बंगाल का, फिर अवध, हैदराबाद, रोहिलखंड. In 1739, the Mughal armies were routed by नादिर शाह at करनाल. ठीक है, नादिर शाह इन्वेजन अभी समझाया मैंने, है ना. ठीक है, तो नादिर शाह क्या करते हैं यहाँ पर, नादिर शाह जो है फ्रॉम ईरान, कहा था ना अभी, समझाया था राइट, तख्ते तौस एंड ऑल, वो सब कुछ लेके जाते हैं. तो कौन था इस समय पे, मोहम्मद शाह रंगीला. ठीक है राइट. इनके समय पे यहाँ पर अटैक होता है. अब देखिए लिखा है जब नादिर शाह आते हैं तब, this was followed by cruel massacre. massacre का मतलब समझते हो, मास किलिंग. ओके, लूटपाट एंड ऑल दिस. सो प्लंडर, जिसको प्लंडर कहते हैं. this was followed by the cruel massacre at Delhi and the plunder of its wealth. The period after Nadir Shah's invasion saw further disintegration of the Mughal Empire. सोचिए यहाँ पर मुगल एम्पायर के अंदर एक बाहरी ताकत आके या बाहरी रूलर आके अटैक करता है, प्लंडर करता है. एंड नोटेबली यहां पर देखिएगा, आई रियली वांट टू मेक यू अवेयर. ठीक है, एक होमवर्क लिखिए. ठीक है, हु इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स. नंबर्स 17 टाइम्स तो सिर्फ एक लिखा है. ठीक है, देखते हैं कौन इन्वेड किया था इंडिया में. ओके ठीक है, देखिएगा. और यहां से ही हमारे गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है उसके बारे में भी जानकर आइएगा. ठीक है, दिस इज द होमवर्क. अब देखिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है. द पीरियड आफ्टर नादिर शाह's invasion saw further disintegration of the Mughal Empire. The glory of the Mughal Empire had come to an end. See, यहीं पर नादिर शाह के बाद खत्म. अब देखिए क्या लिखा है. लिखा है द सक्सेस ऑफ मोहम्मद शाह. ठीक है, अब मोहम्मद शाह रंगीला, इसको रंगीला नाम दिया गया है बाय द हिस्टोरियंस, रंगीले किस्म के थे. ठीक है, मैंने अभी आगे ही बता दिया. ओके राइट. सो अहमद शाह कितने समय के लिए आते हैं, 6 साल के लिए. आलमगीर 2 कितने समय के लिए, 3 साल या हार्डली 5 years. ओके राइट. शाह आलम 2 कितने साल, 5 years. oh sorry 60 almost 46 years. okay ठीक है. were the emperors only in name. In the meantime, the Marathas had emerged as the most important power in the country. कहा जाता है कि मराठा के घोड़े पानी कहाँ पीते थे, एटॉक में. ठीक है, स्पेलिंग या तो ये है या तो ये है, एटॉक. एटॉक कहाँ पर है, कश्मीर के पास कहीं पर. मतलब मराठा किंगडम जो आज के महाराष्ट्र में था, ठीक है, वो अब कहाँ तक जा रहा था, कश्मीर तक जा रहा था. ठीक है, इतने पावरफुल हो गए थे. लेकिन इसी समय पे किसका इन्वेजन होता है, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता है. ओके ठीक है राइट. नाउ टाइम इज अप. यहाँ से लास्ट जो है नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से द राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ठीक है, और सबसे पहला कौन सा है, बंगाल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और यही कॉन्ट्रेरी आपके बुक में भी है. ठीक है ओके, मैं वहां से शुरू करूंगा. ठीक है, आपके बुक में आप देख लीजिएगा, बंगाल के बारे में भी दिया गया है, बंगाल है, मराठास है, उनके बारे में सब कुछ दिया गया है. सो द ट्रू चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ओके, बंगाल से, और ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, अप टिल देन बाय बाय, शिवरात्रि, शब्बा खैर, स्टे होम, स्टे सेफ.